अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर पीटीआई को वो नशिस्त वापस मिल चुकी है जो कि उससे जबरदस्ती छीन ली गई थी। और हम बात कर रहे हैं आदिल बाज़ई की। पीएमएलएन के रहनुमाओं ने जबरदस्ती बना दिया गया था, जबकि उन्होंने कभी पीएमएलएन ज्वाइन ही नहीं की थी। और आज ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज कैसे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, क्यों उन्हें काजी साहब की याद सता रही थी, ये सब बातें अभी आपको डिटेल में बताते हैं। आज एक और अहम मामला है जी, तोशा खाना केस 2 में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है इमरान खान साहब पर, तो क्या जमानत भी मनसूख हो जाएगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो मरीम नवाज साहिबा का चाइना का दौरा है उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं जो सामने आ रही हैं, वो आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। आज एक सहाफ़ी ने किस तरह एक साबिक जर्नैल की बेटी को शिकस्त दी है कानूनी महाज पर, इससे जुड़ी भी एक अहम खबर है जो इस व्लॉग में हिस्सा बनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से, जहां पर 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब मौजूद थे। इन तीनों ने आज उस केस की समाअत की जिसकी चंद रोज पहले भी उन्होंने समाअत की थी। और उस वक्त आदिल बाज़ई का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ने किया उन्हें डीसेट करने का, उसे मुअत्तल सिर्फ किया गया था। लेकिन आज जब इस केस पर, इस मामले पर मजीद समाअत हुई तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सामने आईं। आज ताबड़तोड़ सवालात थे बेंच के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील बेबसी की तस्वीर बना हुआ था क्योंकि उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। और ठीक ठाक जिसको कहते हैं ना, रगड़ा लगाया फिर मुख्तलिफ जज साहिबान ने और उनसे सवालात किए बड़े लॉजिकल। आयशा मलिक साहिबा ने तो ख़ास तौर पर ये पूछा उनसे, क्योंकि ये आपको पता है कि मामला था जाली बयान हल्फी का, क्योंकि आदिल बाज़ई जो थे उन्होंने पीटीआई की हमायत से इलेक्शन जीता था और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती पीएमएलएन में शामिल कर दिया गया था और ये एक झूठा हलफनामा जमा कराया गया था उनकी जानिब से, यानी इलेक्शन कमीशन को न जाने किसने वो हलफनामा जमा करा दिया उनकी तरफ से, जिसमें उनका शिनाख्ती कार्ड नंबर तक गलत लिखा हुआ था और ये कहा गया कि जी वो पीएमएलएन में शामिल हो रहे हैं, जबकि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपना जो एक शिरकत का या उसमें शमूलियत का जो हलफनामा था वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था। अब इलेक्शन कमीशन ने जो पीएमएलएन वाला हलफनामा था उसको सही मानकर उनको पीएमएलएन की नशिस्त गर्दानते हुए उनके खाते में डाल दिया था। और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम पर जब उन्होंने वोट नहीं किया पीएमएलएन के पार्टी पॉलिसी के तहत, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो खुद भी एक जाली झूठी सीट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आदिल बाज़ई को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को पीएमएलएन के सदर की हैसियत से एक रेफरेंस भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए आनन फानन उनको डी सीट करने का फैसला कर लिया और ठीक तरह से पूरी इंक्वायरी भी नहीं की कि मामला है क्या, करते क्यों, वो तो खुद शरीके जुर्म थे तो वो क्या उस पर इंक्वायरी करते। बहरहाल जब आदिल बाज़ई ने ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो लकीली उनका केस जो था वो इन 3 जज साहिबान के पास लगा। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने आज इस केस से मुतालिक जब सवाल किया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि जनाब आपके सामने 2 हलफनामे थे और जिस शख्स के हलफनामे थे यानी आदिल बाज़ई, जब वो कह रहे हैं कि उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला हलफनामा दुरुस्त है और पीएमएलएन वाला हलफनामा दुरुस्त नहीं है, तो आपने अपने तौर पर ये कैसे डिसाइड कर लिया कि यही हलफनामा यानी पीएमएलएन वाला हलफनामा दुरुस्त है और आपने अपनी मर्जी से उनको उस जमात में शामिल करार दे दिया, जबकि वो खुद मान रहे हैं कि यह हलफनामा दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे मौके पे तो जाहिर है जिसका हलफनामा हो उसी की बात को प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आपको उसमें कोई शक है कि जी इसने बाद में अपनी राय चेंज किया कुछ है, तो आप उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कराते। फिर उन्होंने ठीक ठाक उनकी क्लास ली और कहा कि आप अपने आप को क्या कानून से बालातर समझते हैं, अदालतों से भी आप बालातर हैं, ना आपने कोई इंक्वायरी कराई, ना आपने किसी से कोई पूछगछ की और अपने तौर पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि बस जी यही हलफनामा ठीक है जो कि इनको पीएमएलएन में दिखा रहा है और आपने उसकी बुनियाद के ऊपर उनको उसमें शामिल कर लिया। बाद के जो सारे फैक्ट्स हैं वो सब सबके सामने से हैं और जो सारे रिपोर्टर्स हैं कौमी असम्बली में रिपोर्ट करने वाले वो सब बता चुके हैं कि वो एक दिन भी कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे, ना कभी उनकी हुकूमत के लोगों से मुलाकातें देखी गई हैं, ना उन्होंने कभी उनसे कोई बेनिफिट्स लिए हैं। तो किसी भी तौर वो कभी भी पीएमएलएन का हिस्सा नहीं रहे और वो तो खुद शुरू से कहते रहे हैं कि वो इमरान खान की सपोर्ट से
जीत कर आए हैं। और उसके बाद भी जब ये 26वें आईनी तरमीम पर भी बार बार उनके हवाले से बात हो रही थी, उनके ऊपर दबाव भी था, उनके कारोबार भी सील किए गए और वो क्लेम करते हैं कि उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी गिराई गई। तो ये सब कुछ जब हुआ तो उस दौरान भी क्या वो PMLN की हुकूमत अपने ही मेंबर के खिलाफ ही सब कर रही थी। तो बेसिकली ये उनको सिर्फ दबाव में लाने के तरीके थे। अल्टीमेटली वो खड़े रहे, जमे रहे, डटे रहे और उसके बाद जब उनको सजा भुगतनी पड़ी अपनी सीट कुर्बान करने की वजह से, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने उनके साथ इंसाफ किया और आज उनको उनकी सीट वापस मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, जिसके तहत उनको डी-सीट किया गया था। और साथ ही साथ इस मौके के ऊपर PMLN के सदर नवाज शरीफ साहब को भी एक नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस सर्व किए गए हैं। तो कम से कम इनकी सीट तो इनको वापस मिल गई है, लेकिन जिन्होंने ये सारी जालसाजी की है उन्हें जवाब जरूर देना पड़ेगा और देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शर्मनाक किरदार अदा किया है पाकिस्तान की तारीख का, मेरा ख्याल है ये बदतरीन और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहना ही इसकी तौहीन है इदारे की। क्योंकि अदरवाइज़ ये एक आईनी इदारा है जिसके बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े जिम्मेदारियां भी हैं, बड़े इसका एहतराम भी है, लेकिन जिस किस्म के लोग इस दफ़ा इस पे मुसल्लत किए गए और जिस तरह से उन्होंने एक बिल्कुल गुलामों वाला किरदार अदा किया, ये इंतहाई शर्मनाक था। और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बुरा इलेक्शन कमीशन कोई हो सकता है, जिसने बाकायदा अपनी मर्जी, अपनी मंशा और अपनी सरपरस्ती में पूरा इलेक्शन जो है वो रिग करवाया 8 फरवरी का। तो सिर्फ वहीं पे बात नहीं रुकी, उसके बाद भी मुसलसल उनके जो फैसले हैं, जिसमें मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले जो कि सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर्स ने अक्सरियती फैसला दिया, उस पर अमल ना करना इसमें शामिल है। दीगर बहुत सारे मामलात ने, PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको एक्सेप्ट ना करना, अभी तक उसको लटकाए रखना, इसके अलावा उनका निशान छीन लेना, इसके अलावा उनके मुख्तलिफ जो ये सीटें हैं जिनके ऊपर चल रहे हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फैसले, उनके जजेस तब्दील कर देना, हर मामले में जिस तरह उसने तासुब का किरदार अदा किया और जिस तरह एक बिल्कुल हुक्मरानों की बी टीम का किरदार अदा किया, ये इंतहाई शर्मनाक है। इसको किसी तौर भी एक आज़ाद या गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं कहा जा सकता। ये सबसे ज़्यादा तारीख का जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जो कि PMLN की एक बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। तो बहरहाल आज इनको जब असली जजों से पाला पड़ा तो फिर इनको काजी फायज ईसा साहब बहुत याद आए, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो खुद ही सारा लड़ लेते थे। किसी को इलेक्शन कमीशन का वकील बनने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी तरफ से भी सारे जवाब वो खुद ही घड़ लेते थे और किसी को कोई सख्त सवाल करने ही नहीं देते थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और कहते थे कि बस उनका फैसला तो जैसे खुदा न खास्ता आइन और कानून से ऊपर बाला, बल्कि समझ लीजिए कि कुरान और हदीस है कि जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसका आप सिर्फ एहतराम कर सकते हैं। तो उनका अगर बस चलता तो वो कहते हैं कि जी बस इसके ऊपर तो कभी पिटिशन भी दायर नहीं हो सकती, इनकी बात जो है वो हतमी है। तो वो तो इस तरह इसको इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे होते थे। तो आज काफ़ी मेरा ख्याल है जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको परेशानी हुई और काजी साहब की याद भी आई होगी। आज एक मौके के ऊपर ये भी रिमार्क्स दिए गए अदालत की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सोचना चाहिए। बिल्कुल ही बड़े साहब का ऑर्डर बजा लाने के चक्कर में आपने जिस तरीके से इधर से उधर चीज़ें की हैं, ये किस तरह का अमल है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अदालतों को भी सब पता है कि बड़े साहब के ऑर्डर्स के ऊपर जो है किस तरीके से क्या फैसले इलेक्शन कमीशन से लिए गए हैं। तो बहरहाल आदिल बाज़ई साहब को उनकी सीट मुबारक हो, और आदिल बाज़ई साहब जो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और उन्होंने अपने लीडर के साथ वफा निभाई, ये बहुत से बेवफाई कर जाने वाले लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर आप वाक़तन किसी भी उसूल पर डट जाते हैं तो आपको वक्ती तौर पर उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन इन दी एंड आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी जो नुकसान की कॉम्पनसेशन है वो भी हो जाती है। लेकिन अगर आप बिक जाएं, अगर आप ज़मीर अपने बेच दें, तो फिर उसके बाद कम से कम इज्जत और नामूस तो आपको नहीं मिलती। हाँ, वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वो भी बड़ा आर्जी साबित होता है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है कि जो बिक गए, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे और जिन्होंने वफा नहीं की अपने लीडर्स के साथ, अपनी पार्टी के साथ, और आज आदिल बाज़ई का मकाम और कद कहीं ऊंचा है उनसे और वो लोग कहीं बहुत पस्ती में बोने नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर मत भूलिए, एक ऐसा शख्स जो खुद भी एक जाली नोटिफिकेशन के ऊपर असेंबली का मेंबर बना हुआ है। जब ये रेफरेंस फाइल हुआ तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने कहा यार वैसे मियाँ साहब ने ये किस तरह गवारा किया होगा कि इन्हें पता है, हालांकि जानते बूझते कि आदिल बाज़ई को इमरान खान के नाम का वोट पड़ा है, इन्हें पता है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जमा होने का अपना नोटिफिकेशन जमा करा चुका है, इन्हें पता है कि ये
बंदा है ही पीटीआई का, लेकिन इसके बावजूद भी ये उसके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं, तो ये किस तरह इन्होंने गवारा किया है। तो फिर मैंने सोचा, खुद ही अपने इस सवाल का मुझे जवाब मिला कि जो शख्स ये गवारा कर सकता है कि वो एक खातून से, जो कि एक उम्र रसीदा खातून है, जो कि कैंसर पेशेंट है, जो कि इस वक्त जेल में है, जिसको आपने नाजायज़ तौर पर उसकी कैंपेन भी नहीं करने दी, उसको आज तक ज़मानत नहीं आपने लेने दी, आप उस शख्स से इलेक्शन हारे हुए हैं तमाम तर रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके, उनकी सहूलत कारी के बावजूद। फिर भी अगर आप में इतना ज़मीर आपका नहीं जागा, इतनी आप में ग्रेस नहीं थी कि आप वो जाली नोटिफिकेशन को रद्द करते और कहते कि मुझे नहीं चाहिए ये खैरात में मिली हुई जीत, अगर मुझे लोगों ने मुस्तरद किया है तो ठीक है, मैं इसको दिल से कबूल करता हूँ, तो यकीन मानिए थोड़ा आपका कोई कद रह जाता। लेकिन नहीं, जिस शख्स ने इतनी पस्ती कबूल की कि एक सीट जो कि वो हारा हुआ है, लोगों ने मुस्तरद की हुई और किस तरह की मुखालिफ के हाथ पांव मुंह बांधा हुआ था, इसके बावजूद आप हार गए और फिर भी आपने अपने आप को उस सीट पर बिठाना मुनासिब समझा। तो जो शख्स ये कर सकता है उसके लिए ये करना तो कोई मुश्किल ही नहीं कि वो आराम से आदिल बाज़ई को जो है वो डी सीट कराने के लिए रेफरेंस भेज देता। तो इसलिए मुझे खुद ही मेरे बात का जवाब मिल गया। लेकिन अफसोस होता है कि मियाँ साहब ने 40 साल की अपनी सियासत को, आखिरी जो उनका एक टाइम चल रहा है सियासत का, उसको किस नहज पर लाके खड़ा कर दिया है। बहरहाल यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि आज एक तोशाखाना 2 केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। यहाँ पर जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इसके साथ साथ दोनों ने इस सेहत जुर्म से इनकार किया है और दूसरी तरफ इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उसकी वजह ये थी कि बुशरा बीबी साहिबा पहले पेश नहीं हो रही थी, तो इसी बुनियाद पर ये ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त की गई थी। लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गई और इस वजह से अदालत ने भी ये दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी हुकूमत की तरफ से। बहरहाल जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि बुशरा बीबी साहिबा आज जब यहाँ अदालत में पेश हुई तो उनसे काफ़ी सवालात भी किए गए कि आप क्या बाकायदा सियासत में आ चुकी हैं, डी चौक जाने का फैसला किसका था, क्या अली अमीन गंडापुर साहब आपको ज़बरदस्ती ले गए, और इस किस्म के दीगर बहुत सारे सवाल। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा ने किसी सवाल का कोई जवाब इस मौके पर नहीं दिया। तो बहरहाल ये उनका इस्तेहकाक है, भाई नहीं वो देना चाहती तो आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये अब सवालात जो थे सहाफ़ियों के, उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद जो है वो डियाला जेल में उनके ऊपर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। अब इस केस की भी अगर हम बात करें तो ये दोनों केसेस जो इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर चल रहे हैं, एक तो नैब केस जो कि अलकादर ट्रस्ट केस है और दूसरा तोशाखाना 2 केस। इन दोनों केसेस को अगर आप देखिए कानूनी तौर पर, तो मज़े की बात यह है कि इन दोनों पर अदालती फैसले मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जो नैब तरमीम का केस अदालत ने पिछले दिनों सुना था, उसमें वाज़े तौर पर ये जो इमरान खान साहब का अलकादर केस है, ये नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाता है और बरियत के लिए उन्होंने बाकायदा इस पर दरख्वास्तें भी दी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये केस चल रहा है और उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। हालांकि मेरिट पे भी इस केस में कुछ चीज़ अभी तक साबित नहीं हो सकी इमरान खान पर, कोई 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। वैसे इसका नाम 90 मिलियन पाउंड केस रखा हुआ है, लेकिन 90 मिलियन तो क्या 1 पाउंड भी इमरान खान के ऊपर इस केस में अभी तक करप्शन का साबित नहीं हो सका है। ये बात ज़हन में रखिए कि मेरिट के भी ऊपर, इसके ऊपर अभी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। लेकिन अगर टेक्निकली भी बात करें तो ये केस अब नैब को सुनना ही नहीं चाहिए, ये उसके दायरे इख्तियार से निकल जाता है और इसके ऊपर उन्होंने, इमरान खान साहब ने बरियत की दरख्वास्त भी की थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये केस चल रहा है और इसमें सज़ा भी हो सकती है, बड़े करीब है कि इसमें सज़ा सुना दी जाए। इसी तरह तोशाखाना 2 केस के हवाले से भी अदालती फैसले मौजूद हैं कि एक ही टाइप के जुर्म में आप बार बार फैसले या दरख्वास्तें करके या समातें करके उसके ऊपर बार बार सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद भी तोशाखाना 1 केस में सज़ा भी हुई, मुअत्तल भी हो गई, अब तोशाखाना 2 भी बना दिया है और उसी तरह का ये केस है और उसमें अब अलग से पूरा जो है प्रोसीजर चल रहा है। तो ये भी एक मज़हका खेज़ बात है कि यानी अदालती फैसले और नज़ीरें मौजूद हैं, इसके बावजूद ये दोनों केसेस को डियाला जेल में चलाया जा रहा है। जबकि अगर इसके कॉन्ट्ररी हम देखें तो जब मियाँ साहब वापस आए थे तो किस तरह चुटकियों में, मतलब मेरिट पे तो फैसले हुए ही नहीं थे, इधर इधर तरमीम की इन्होंने, जो जब पीडीएम की इन्होंने 16-17 महीने की हुकूमत बनाई थी उसमें इन्होंने नैब लॉज में तरमीम की और बाद में जैसे ही मियाँ साहब ने कदम रंजा फरमाए हैं पाकिस्तान, तो उसके बाद चुटकियों में वो तमाम केसेस को वापस कर लिया गया जो ना सिर्फ मियाँ साहब पर थे बल्कि और दीगर कई
PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों पर थे। तो उस वक्त जो तरमीम थी उनको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करते हुए वो केसेस को वापस कर लिया गया था। जबकि इमरान खान साहब का जो केस है जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, इसके बावजूद भी वो जो केस है वो चल रहा है। तो ये है एक मुनाफकत, आपको बताती है कि जब कोई शिकंजे में होता है सियासतदान तो किस तरह उसके खिलाफ रूल्स को भी साइड पे करके जिस तरह मर्जी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और जब किसी पे मेहरबानी हो जाए, किसी से डील हो जाए, किसी से सुलह हो जाए, किसी को लाडला बना लिया जाए, तो फिर किस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर भी आके बायोमेट्रिक भी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए गए थे तो शीशे तोड़कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये आपको रियासत के दो चेहरे बड़े वाजे नजर आ जाते हैं। बहरहाल एक जो छोटी सी चीज़ है जिस पे थोड़ी सी कभी हौसला भी होता है कि कभी कभी अदालत में से कोई ना कोई ऐसा निकल आता है कि जो आपको फिर भी हौसला देता है कि शायद यहाँ पर कोई अभी इंसाफ करने वाला बाकी है। तो नादिर बलोच साहब जी हमारे सहाफ़ी कम्युनिटी के एक सहाफ़ी हैं और इन्होंने 4 साल एक मुकदमा लड़ा। आज इनको फतह मिली है। ये मुकदमा किसी आम शख्स के खिलाफ नहीं था बल्कि हमीद गुल साहब जो कि साबिक ISI चीफ थे, उनकी बेटी ने इनके खिलाफ नादिर बलोच साहब के ऊपर ये मुकदमा किया था। और ये मुकदमा दो पहलुओं से कवर किया गया था। एक तो जनाब उनके ऊपर हत्या की इज्जत का केस किया गया था और दूसरा फौजदारी मुकदमा भी दायर किया गया था। 4 साल तक नादिर बलोच साहब जो है एक आम सहाफ़ी होने के बावजूद एक जर्नैल की बेटी के खिलाफ ये मुकदमा अपना दिफा करते रहे। अल्टीमेटली आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने उनके हक में फ़ैसला किया है और हमीद गुल की बेटी जो है वो अदम शवाहिद की बिना पर अपना जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं कर सकी, जिसकी बिना पर नादिर बलोच साहब ये केस जीत गए और हमीद गुल साहब की बेटी जो है उनको शिकस्त हुई। तो कहीं कहीं जहां अगर सिस्टम के जज में से कोई भी अगर इंसाफ करने का सोचे तो बहरहाल वो स्टैंड ले सकता है, भले मुकाबिल कोई कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो। आखिर में बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा के दौरे की। चाइना के दौरे की कैंपेन तो बहुत देख रहे हैं हम, टिकटॉक्स चल रही हैं, वीडियोस आ रही हैं कि जैसे वो बहुत कोई वहाँ पे अहम दौरे पे मसरूफ़ हैं। लेकिन अब उसके बारे में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो हकीकतें आश्कार हो रही हैं। पता ये चल रहा है कि जिन मुख्तलिफ तकारीब में वो हिस्सा बन रही हैं, शिरकत कर रही हैं, वहाँ पर जो उनकी एक वेलकमिंग स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर उनको एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं एड्रेस किया जा रहा बल्कि उनको PMLN के विजिट के तौर पर देखा जा रहा है कि ये जो इस वक्त पूरा एक ग्रुप दौरा कर रहा है चाइना का, ये कोई सरकारी दौरा उस तरह महसूस नहीं हो रहा बल्कि ये एक सियासी जमात जो कि चीन की सियासी जमात है और जो कि पाकिस्तान की सियासी जमात है PMLN, उनके दरमियान ये दौरा है। इसका कोई ऑफिशियल हुकूमती दौरा इसको कहना ये तकरीबन अब तक तो दुरुस्त साबित नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं पे भी चाइना में अभी तक जो इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इनको रिसीव करते, इनसे बातचीत करते नज़र नहीं आए। जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उनके मुख्तलिफ ओहदेदारान सिर्फ उनसे मुलाकातें करते फिर रहे हैं और जो मुख्तलिफ उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने दिखा रहे हैं उसमें उनको जो वेलकम भी किया जाता है तो यही लिखा होता है कि PMLN के दौरे पर उनको हम खुशामदीद कहते हैं। तो ये एक अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इस पे सवाल बहुत उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये एक निजी टाइप का दौरा है, प्राइवेट दौरा है PMLN का, तो इसमें फिर सरकारी वसाइल क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? एक तो वो एयरफोर्स के जहाज़ पर गई हैं, दूसरा वो लाओ लश्कर लेके साथ जाती हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उनके साथ दौरे पर हैं। वैसे तो जब वो जिनेवा भी गई हुई थी सर्जरी करवाने या जो भी मेडिकल रीजंस की बिना पर, तो उस वक्त भी वो साथ गए हुए थे और अब फिर वो जनाब उनके साथ गए हुए हैं। तो अगर ये PMLN का कोई प्राइवेट किस्म का विजिट है तो वो क्यों वहाँ पे साथ गए हुए हैं और ये खर्चात किस तरह से फिर अदा किए जा रहे हैं? तो ये सवालात सारे अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसके जवाब ना पहले कभी दिए गए हैं ना अब दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मीर मोहम्मद अली खान साहब जी हमारे एक ताजिर रहनुमा हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी आप उन्हें कह सकते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में ताल्लुकात भी हैं उनके, ज़ाहिर है उनकी मुलाकातें भी रहती हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा इस दौरे में जिन जिन लोगों से मुलाकातें करती हैं और उसकी फिर तस्वीर सोशल मीडिया पर आती हैं, तो मीर मोहम्मद अली खान साहब भी उन्हीं लोगों के साथ अपने दौरे की मुख्तलिफ तस्वीर जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि बेसिकली तो वो ये बता रहे हैं कि भाई आपका जो दौरा है ये कोई इतना हाई लेवल नहीं है, ये नॉर्मल आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके वो जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आप मिल रही हैं अगर, तो इनके साथ तो मेरी भी इवन मुलाकातें हुई हैं, जबकि मैं तो कोई चीफ मिनिस्टर भी नहीं हूँ। तो ये एक जितना इसको आप हाइप दे रहे हैं ये उतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो मीर मोहम्मद अली खान साहब का जो तो उन्होंने ये सारा एक सोशल मीडिया के ऊपर भांडा फोड़ा है कि जिन लोगों से वो मिल रही हैं वो क्या हैं, उनकी मुआहदे, उनकी क्या हैसियत हो सकती है। मतलब हम कोई डिग्रेड नहीं कर रहे किसी को,
لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت تو آپ کو پتہ ہے پنجاب کی پوری کیبنٹ بھی، ان کا پورا خزانہ بھی صرف یہی ثابت، اور میڈیا میں ان کا پورا جو ونگ ہے، بلکہ پورا میڈیا ہی ان کا ہے، تو وہ بھی ہر وقت یہی ثابت کرنے کے در پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کر رہی ہیں، اور پاکستان یا پنجاب جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر ترقی کر کے آسمان سے لگنے والا ہے. تو وہ اصل میں حقیقت آشکار کر رہے ہیں کہ بیسکلی ہے کیا. اس موقع کے اوپر جو ایک اور بات دیکھنے میں آئی، اس کے بارے میں میر محمد علی خان صاحب کا یہ کلیم ہے کہ ان کے خلاف کوئی بہت 20-25 سال پرانا مقدمہ تھا، اب اس کو حکومت جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کرنا شروع ہو چکی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھی جا رہی ہیں. کوشش ان کی یہ کہ شاید ان کو دباؤ میں لایا جائے، کیونکہ انہوں نے بیسکلی مریم نواز صاحبہ کا جو دورہ ہے اس کو سپوائل کر دیا ہے. تو اب میر محمد علی خان صاحب یہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں پتا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس 20-25 سال پرانا ہے، اور یہ اب کہیں پہ بھی ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی انکوائری ہو رہی ہے، کلوزڈ کیس ہے. لیکن اب صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی تصویریں شیئر کر دی سوشل میڈیا پر، جس سے مریم نواز کا دورہ جو تھا وہ پھیکا پڑ گیا، تو اس وجہ سے اب ان کو سزا کے طور پر ان کے خلاف ایک سوشل میڈیا کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے. تو یہ ساری کہانی ہے. میں بلکہ سوچ رہی تھی کہ اتنے لوگوں سے اگر میر محمد علی خان صاحب مل رہے تھے تو پھر اچھا ہوتا، انہیں بھی ساتھ ہی لے جاتی مریم، ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر دیتے اور کچھ زیادہ بہتر جو ہے معاہدے وغیرہ بھی ہو جاتے. لیکن بہرحال یہ سب ہو رہا ہے، بیسکلی انہیں یہ شاید ناگوار گزرا کہ جی ہم تو بہت کوئی آسمان سے اتری ہوئی الگ مخلوق ہیں، اور ہم جن سے مل رہے ہیں یہ چھوٹے لوگ کیسے ان سے مل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید یہ انہیں کوئی برا لگ گیا، یہ بھلا بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال جی یہ ساری جو روٹین ہے ان کی، اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے. تو یہ ابھی دورہ جاری ہے، سنا ہے 8 دن کا دورہ ہے، ابھی تو تیسرا یا چوتھا دن ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں شاید کسی آفیشیل بندے سے ملاقات کی ریکویسٹ کر لی جائے کہ پلیز کوئی کر لیں، ورنہ بہت سبکی ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی پلان ہو جائے آگے آنے والے دنوں میں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.